नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम में से आप में से किसी ने सोचा नहीं होगा कि चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है वोटर लिस्ट की, वो जानलेवा बन जाएगी। उसकी वजह से लोग आत्महत्या करने लगेंगे। पश्चिम बंगाल में 72 घंटे के अंदर 2 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं, इस डर से कि एसआईआर की वजह से कहीं उन्हें बांग्लादेश न भेज दिया जाए। वो सालों पहले भारत आए थे, बांग्लादेश से आए थे और उनके पास 2002 के पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं था या वोटर लिस्ट में किसी वजह से उनका नाम नहीं था, और इसने भय इतना बड़ा कर दिया उनके मन में कि उन्होंने आत्महत्या का रास्ता अख्तियार कर लिया। जो अभी चंद घंटों पहले आत्महत्या हुई है वो एक 95 वर्ष के व्यक्ति ने की है। सोचिए, 95 साल के एक बूढ़े ने, जो कि वीरभूमि के इमाम बाजार में रहते थे, उनका नाम था क्षितिज मजूमदार। ध्यान रखिए, आत्महत्या करने वाले मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम लेकर एसआईआर करवाया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि घुसपैठिए हैं, उनको बाहर करना है। अवैध नागरिकों की बात की जा रही है और एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में। लेकिन ये मामला किसी एक धार्मिक समुदाय के लोगों का नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से आने वालों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अब वो हिंदू जो बरसों पहले आए थे, उनके मन में भी भय पैदा हो गया है कि पता नहीं इस एसआईआर के ज़रिए, जो कि अब एक तरह से एनआरसी भी बन गई है, उसकी वजह से उन्हें वापस बांग्लादेश ना भेज दिया जाए। अब ये 95 साल के बुज़ुर्ग हैं, क्षितिज मजूमदार, ये परेशान थे और अंततः इन्होंने अपने घर के कमरे की सीलिंग से लटककर जान दे दी। अभी 3 दिन पहले एक और व्यक्ति ने इसी तरह से आत्महत्या की थी। वो 57 साल के थे, प्रदीप कर। वो पानीहाटी के रहने वाले थे और उन्होंने तो बाकायदा जो सुसाइड नोट छोड़ा, आत्महत्या के पहले जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा, उसमें साफ साफ लिखा कि एनआरसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ। इसके पहले 28 अक्टूबर को 63 साल के एक और बुजुर्ग ने, जो दिनहाटा के रहने वाले थे कूच बिहार में, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वो घबराए हुए थे कि एसआईआर से उन्हें परेशान किया जाएगा। बच गए किसी तरह से, नहीं तो वो भी आत्महत्या करने जा रहे थे, करने की कोशिश की थी, बचा लिए गए। ये सिर्फ पिछले 3 दिन की घटनाएं हैं और आप देखिए कि तीनों के तीनों व्यक्ति जो हैं वो हिंदू हैं। तो ये सरकार हिंदुओं की खैरख्वाह बनती है, ये जताने की कोशिश करती रहती है कि वो मुसलमानों से हिंदुओं को बचा रही है, लेकिन कर क्या रही है दरअसल? उससे हिंदू भी उतने परेशान हो रहे हैं। हिंदू भी परेशान हो रहे हैं और जो एक के बाद एक आत्महत्याएं हो रही हैं वो हिंदुओं की हो रही हैं। एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उन तमाम लोगों के दिमाग में भर गया है, एक मनोवैज्ञानिक तनाव, भय, आशंका कि क्या पता एसआईआर के बहाने जो एनआरसी की जा रही है उसके बाद उन्हें किस रूप में देशी समझा जाएगा, विदेशी समझा जाएगा, और उन्हें अगर बांग्लादेश में वापस भेज दिया गया इस उम्र में, ये सारे अधेड़ और मतलब 50 साल की से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, तो उनका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पूरे परिवार हैं, हो सकता है कि आधे परिवार
के नाम SIR में हो, आधे ना हो, या एक का नाम ना हो बाकी का हो, तो वो एक का क्या होगा? वही होगा जो असम में हुआ। हमने देखा कि असम में जब NRC किया गया तो किस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए, बीवी यहाँ रह गई और उसके पति को अवैध नागरिक घोषित कर दिया गया, या जो उनके माता पिता थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया। तो पूरे परिवार पर एक तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ गया, और उसमें असम में इस पूरे प्रक्रिया के दौरान 99 लोग मारे गए। उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। बहुत सारे लोग हिरासत में मारे गए। बहुत सारे लोग अपने दस्तावेजों को जुटा ना पाने के डर में मारे गए, भारत से निकाल देने के डर से मारे गए, मर गए, आत्महत्या कर ली, सदमा पहुंचा। ये तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं और ये भयानक स्थिति है। अभी तो पश्चिम बंगाल में SIR शुरू किए जाने की घोषणा ही हुई है। अब शुरू हो रहे हैं कि जो तमाम BLO हैं वो घर घर जाकर देखेंगे कि कितने लोगों के नाम 2003 के पहले वाली सूची में थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो उनके क्या माँ बाप के नाम थे, अगर वो भी नहीं थे तो फिर आपकी नागरिकता संदिग्ध हो जाएगी। फिर आप चक्कर लगाइए अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए। तो ये भयानक स्थितियां पश्चिम बंगाल में बनने जा रही हैं, बहुत डरावनी हैं। इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने के पहले ही आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है। आगे क्या होगा सोचकर दिल घबराता है। सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते, हम उनकी जगह होते, तो हमारी स्थिति क्या होती? हम भी उसी पैनिक में जी रहे होते, उसी मानसिक त्रास में, यातना में जी रहे होते कि हमारा एक अनिश्चितता कि कल हमारे साथ क्या होगा। आप देखिए कि असम में NRC हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, मोदी सरकार का नैरेटिव है, मोदी और शाह का नैरेटिव है कि बांग्लादेश से मुसलमान भर गए हैं इस देश में और उनको निकालना है। इससे कोई असहमति नहीं हो सकती कि अगर भारत में बांग्लादेशी नागरिक हैं तो उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन क्या अमित शाह से पूछा जाना चाहिए कि आप 11 साल से सत्ता में हैं, आपने कितने बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया है, कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया है? बांग्लादेशियों या किसी भी दूसरे मुल्क के नागरिक हो, अगर भारत में आए हैं तो कृपया बताएं वो आंकड़ा क्या है। 11 साल से आप सत्ता पर काबिज हैं, ये आपकी जवाबदेही बनती है कि आप सिर्फ गाल ना बजाएं, भय पैदा ना करें देश के अंदर, आप कार्रवाई करें। आपके पास पूरे औजार हैं, सत्ता है, आप चाहें तो उनको आइडेंटिफाई करके वापस भेज सकते हैं और घुसने ना दें। 11 साल में कितने बांग्लादेश से लोग आए हैं, क्या इसका कोई रिकॉर्ड हमें गृह मंत्री अमित शाह बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें इतने विदेशी घुसपैठिए मिले ही नहीं हैं। और सच बात तो है, उतने विदेशी घुसपैठिए हैं भी नहीं, मिलेंगे कैसे? ये हमने देख लिया बिहार में जो SIR हुई है। जब ज्ञानेश कुमार से पूछा गया कि बताइए, आप तो SIR में कह रहे थे कि विदेशी नागरिकों को भी पहचान करनी है ताकि उन्हें वोट डालने का अधिकार ना मिले। कितने विदेशी नागरिक मिले हैं आपके और उनमें से कितने मुसलमान हैं? इसका जवाब ज्ञानेश कुमार ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आप सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई नागरिक मिले ही नहीं, ऐसा कोई आंकड़ा है ही नहीं। तो ये झूठी सरकार है, झूठा गृह मंत्री है, झूठा चुनाव आयोग है और ये झूठ है। ये जो विदेशी घुसपैठियों का आतंक, भय, हवा खड़ा किया जा रहा है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है। अब देखिए कि असम में इसकी पोल पहले ही खुल गई।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहाँ पर एनआरसी हुई। रिजल्ट क्या आया? 19 लाख ऐसे संदिग्ध लोग पकड़े गए जिनके पास नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज नहीं थे। अब 19 लाख में से केवल 7 लाख ऐसे थे, केवल 7 लाख जो मुस्लिम थे, 12 लाख हिंदू थे। यानी बांग्लादेशी या बांग्ला भाषी न कहें, बांग्लादेशी जिनको कहा जा रहा है, उनमें अधिकांश नहीं, बड़े पैमाने पर लगभग दोगुने हिंदू बांग्लादेशी। और जब ये निष्कर्ष आ गया, जब ये आंकड़े आ गए, तब से बीजेपी की बोलती बंद है। वो इस एनआरसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बीजेपी ने तो हवा खड़ा कर रखा था। बीजेपी हो, असम गण परिषद एजीपी हो, अखिल असम स्टूडेंट यूनियन जो है आसू वो हो, वो तो विदेशी घुसपैठियों की संख्या 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख बता रहे थे, और उसमें भी अधिकांश को वो मुसलमान बता रहे थे। लेकिन ये आंकड़े आए, तब से उनकी बोलती बंद है। लेकिन इसके नाम पर अभी भी भय पैदा किया जा रहा है। अभी भी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हिमंता बिस्व शर्मा दिन रात उठते बैठते इसी घुसपैठिए को लेकर के सवाल को लेकर किया जा रहा है। तो सोचिए कि ये सरकार कितना बड़ा झूठ खड़ा करके पूरे देश को गुमराह कर रही है, पूरी आबादी को गुमराह कर रही है। घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, ये हम जाने कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। अब अगर आप सत्ता में हैं 11 साल से, तो आप कर क्या रहे थे? इसका जवाब दीजिए। पिछली सरकारों को तो आप कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि पिछली सरकारें घुसपैठियों को आने दे रही है, वोट बैंक है उनका, मुसलमान उनका वोट बैंक है, उनको बचाती है, वगैरह वगैरह तमाम तरह के झूठ गढ़े गए। अब आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप साबित करें कि घुसपैठिए हैं, उनको चिन्हित कीजिए, उनको वापस भेजना चाहिए था आपको, आपने नहीं किया। साफ है कि वो नहीं थे, इसलिए आप नहीं कर पाए, वरना आपके पास तो सारे साधन संसाधन थे, वापस लौटते। अब अगर इस एसआईआर से, जो मैं मानता हूं कि अब एनआरसी में तब्दील कर दी गई है, इस एसआईआर कम एनआरसी से बड़े पैमाने पर लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक संत्रास से गुजर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका गुनहगार कौन होगा? क्या अमित शाह उसके गुनहगार नहीं होंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी उसके गुनहगार नहीं होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद भारतीय जनता पार्टी उसकी गुनहगार नहीं होगी? उसके वो नेता जो इस आधार पर जहर फैला रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, असम में और पूरे देश भर में, यहाँ तक कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी, ये झूठ फैलाकर जो देश को गुमराह किया जा रहा है, उसका गुनहगार कौन है? साफ है कि ये सरकार गुनहगार है। ये जनता को, हमको, आपको समझना पड़ेगा कि सांप्रदायिक राजनीति करने वाली पार्टियां, नेता बहुत सारे ऐसे झूठ गढ़ती हैं जिनके आधार पर अविश्वास पैदा हो दो समुदायों के बीच में, नफरत पैदा हो, हिंसा पैदा हो, और उसकी वजह से पोलराइजेशन हो और उनका वोट बैंक बने। लेकिन कितनी खतरनाक है ये हविस, सत्ता की हवस, सत्ता लोलुपता, जो सामान्य नागरिकों को आत्महत्या करने की तरफ धकेल रही है। क्या ये एक हिटलर शाही नहीं है? क्या ये एक सरकार द्वारा ऐसा वातावरण
बनाने की कोशिश नहीं है जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रही है बीजेपी और उसकी सरकार, ये समझना चाहिए। और चुनाव आयोग भी उसमें उतना ही हिस्सेदार है। ज्ञानेश कुमार भी उस खेल के उतने ही बड़े गुनहगार खिलाड़ी हैं जो इस खेल में शामिल हैं, जो खुद बयान दे रहे हैं विदेशी नागरिकों के बारे में जिनके पास न कोई आंकड़ा है और ना ही उनको कोई संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास। तो ये चुनाव आयुक्त जो मोदी सरकार के तलवे चाट रहा है, चापलूसी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, देश को गुमराह कर रहा है, पूरी चुनावी प्रणाली को जिसने करप्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है, आम लोगों का विश्वास उससे उठ गया है, वो आदमी और वो संस्था भी इन आत्महत्याओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि घुसपैठिया एक बहुत बड़ा झूठ है जो हम सबको गुमराह करने के लिए, डराने के लिए, हिंदू मुसलमान में बंट जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना इस सरकार को साबित करना चाहिए था इन 11 सालों में कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और देखिए हमने ये कर दिया। ये घुसपैठिए के इशू को बनाए रखने की एक कोशिश है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये एक सांप्रदायिक राजनीति का खेल है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल है और ये बहुत ख़तरनाक खेल है। इसके ये जो कुछ नमूने सामने आ रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।